हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आपका बाइनोमियल थ्योरम के दूसरे लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की। हिंदी में इनको द्विपद गुणांक बोलते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जब हम नेक्स्ट लेक्चर में बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन या फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूले में वो एक्सपेंशन में जो भी पॉजिटिव कांस्टेंट्स आएंगे उनको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोला जाता है। और रिप्रेजेंट करने का तरीका उसको ये है NCR। अब NCR क्या है, ये बहुत सारे लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं हम लोग। NCR का फार्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है। अभी इसको एक्सपेंड करें, n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n माइनस 1 एक कम होते जाएगा। कहाँ तक जाना चाहिए? n फैक्टोरियल का मतलब पहले n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, तो एक कम होते जाएगा n माइनस 2 इस तरीके से। बीच में कहीं पे n माइनस r आएगा, उससे पहले n माइनस r प्लस 1 होगा, फिर कम होते रहेगा, लास्ट में 3 2 1 ऐसे है ना, डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अभी देखो यहाँ पे इतने टर्म्स को ध्यान से देखें, n माइनस r, फिर एक कम होते रहा, लास्ट में 3 2 1 तक। तो फैक्टोरियल की डेफिनेशन के हिसाब से इसको हम लोग n माइनस r का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और जैसे ही हमने n माइनस r का फैक्टोरियल लिखा तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या रह गया हमारे पास, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, कहाँ तक कम होते होते n माइनस r प्लस 1 तक, और डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। तो NCR का फार्मूला जो है हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एग्जांपल से समझें। अभी मान लो मुझे tan C4 लिखना है, तो tan C4 लिखने का सीधा तरीका ऐसे शॉर्टकट जैसा याद कर सकते हैं कि नीचे तो 4 फैक्टोरियल आ गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ऊपर 10 में से एक कम करते हैं, जो यहाँ पे लिखा है उतने टर्म्स होंगे, 10 9 8 7 ये हो गया। जैसे मुझे 15 C5 लिखना हो तो नीचे तो हो गया डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल, और ऊपर यहाँ पे 15 से स्टार्ट करके 15 14 13 12 11 5 टर्म लिख देने हैं। नीचे 5 है, 5 टर्म लिख देने हैं। ओके, तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं हम लोग। अब आगे क्या बोला गया है कि NCR क्या हमेशा डिफाइन होगा। जैसे अभी पूछा जाए -15 C10 बताओ कितना होता है, तो ये डिफाइन नहीं है। बोला जाए 13 C17 बताओ कितना होगा, तो ये भी डिफाइन नहीं है। ओके, तो NCR को डिफाइन होने के लिए या NCR का कोई एक रियल वैल्यू आने के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बात जो ज़रूरी है वो कि n का वैल्यू कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अभी कोई बोले 17/8 C5 इसका वैल्यू बताओ, तो ये वाली चीज़ भी डिफाइन नहीं है। ओके, ये जो n का वैल्यू है जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। दूसरी बात, जो नीचे लिखा है r, वो होल नंबर होना चाहिए। मतलब जो नीचे लिखा है वो 0 भी हो सकता है। और साथ साथ में तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि n का वैल्यू जो है वो r या r से बड़ा होना चाहिए। ये तीनों बातें एक साथ डिफाइन होनी चाहिए, तभी हम NCR का कोई वैल्यू बता कर पाएंगे। ओके, तो ये तो NCR बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गया, उसकी वैल्यू हो गई। और फिर NCR कब डिफाइन होगा उसकी कंडीशन होगी। आगे देखते हैं। आगे मैंने एक पॉइंट लिख रखा है NCR इक्वल टू NCN माइनस R, है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जिसने पढ़ा है। NCR का मतलब ये भी होता है कि n डिफरेंट थिंग्स में से r डिफरेंट थिंग्स को सेलेक्ट करने का कितना मेथड होगा, तो वह NCR है। अभी r थिंग्स को सेलेक्ट करना है या n माइनस r थिंग्स को रिजेक्ट कर देना, एक ही बात है ना। तो NCN माइनस R ये हो गया n डिफरेंट थिंग्स में से n माइनस r थिंग्स को रिजेक्ट करने का मेथड। अभी ऐसे बोले कि हमारे पास 10 डिफरेंट थिंग्स हैं, उनमें से 4 को सेलेक्ट करो, तो वो हो गया 10 C4। या 4 को सेलेक्ट करना, इसको दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि 6 को रिजेक्ट कर दो, है ना। 10 डिफरेंट थिंग्स में से 4 को सेलेक्ट करने का मेथड ये हो गया।
4 को सेलेक्ट करना, या फिर ऐसे ही बोल सकता हूँ कि मैं 6 को रिजेक्ट कर देना, तो ये दोनों सेम ही है कि नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ऐसा फॉर्मूला जैसा बना दिया, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। ओके, अगली जो चीज़ लिखी है वो NC0 बराबर 1। अब ये NC0 1 कैसे आया, डेफिनेशन से ही आ जाएगा। देखो NC0 लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 का फैक्टोरियल। तो अब इसलिए किसके बराबर है, 1 के बराबर, क्योंकि ये n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल लिखा है। ठीक, ओके, तो NC0 का वैल्यू 1 हो गया। इसी तरीके से NCN का वैल्यू भी जो होगा, NCN का वैल्यू भी कितना होगा, 1 के ही बराबर होगा। फॉर्मूले से देख लो, NCN हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल। तो ये आता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल आपको याद है 1 के बराबर होता है, तो अगेन ये आया n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल दैट इज 1। ओके, गुड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वन इज सम ऑफ 2 कंजिक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, मतलब NCR प्लस NCR माइनस 1। ऊपर दोनों अगर सेम है और नीचे R कंजिक्यूटिव टर्म्स लिखे हैं, R और R माइनस 1 लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू आता है, ये नीचे जो लिखा है R और R माइनस 1 में से, इसमें जो बड़ा है वो लिख दो। तो ऑब्वियसली R बड़ा है R माइनस 1 से, तो वो लिख दिया हमने नीचे यहाँ पे, और ऊपर एक इंक्रीज करके n और n में से एक इंक्रीज करके लिख दिया। तो फॉर्मूला NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू, ऊपर एक बढ़ गया n प्लस 1 और नीचे R और R माइनस 1 में से जो बड़ा है वो। जैसे अगर मैं पूछूं 10C3 प्लस 10C4 कितना होगा, तो ऊपर 10 से एक ज़्यादा हो जाएगा 11, और 3 और 4 में से जो बड़ा है ये आंसर हो गया। अगर बोला जाए 15C7 प्लस 15C6, ये बता दो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 16C7। ये फॉर्मूला है, कहाँ से आया वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता दिए, ये दो नोट करते रहना सब। किधर से आता है फॉर्मूला, बड़ा आसान है, प्रूव कर सकते हैं इसको हम लोग। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर लेते हैं। ओके, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस R माइनस 1, तो R प्लस 1 हो जाएगा। सही है, ओके। n फैक्टोरियल देखो कॉमन आ गया, नीचे से हम लोग R माइनस 1 फैक्टोरियल और कॉमन निकाल सकते हैं। तो अच्छा, R माइनस 1 के साथ और क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसे देख लो। चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं, n फैक्टोरियल हो गया, इस वाले R फैक्टोरियल को मैंने लिखा R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस R फैक्टोरियल। दूसरा टर्म में n फैक्टोरियल हो गया, R माइनस 1 फैक्टोरियल पहले लिखा हुआ है, इसकी जगह पे मैंने लिखा n माइनस R प्लस 1 इंटू n माइनस R का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है ना, n फैक्टोरियल बराबर n इंटू n माइनस 1। जो लिखा है वो नंबर लिख दो और उसमें से एक कम करके फैक्टोरियल। तो वही काम यहाँ पे किया, n माइनस R प्लस 1 लिखे, उसमें से एक कम कर दिया। ओके, अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या क्या, n फैक्टोरियल कॉमन दिख रहा है, डिनोमिनेटर में R माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन दिख रहा है और n माइनस R फैक्टोरियल कॉमन दिख रहा है। तो फिर क्या बचा, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन n माइनस R प्लस 1। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, R इंटू n माइनस R प्लस 1, इधर n माइनस R प्लस 1 और प्लस R, तो R और R कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ जाता है n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल,
नीचे आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। सही है। न्यूमरेटर देख लो, क्या इसको एन प्लस वन फैक्टोरियल बोल सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है, इनको कंबाइन करें, ये दो टर्म्स को कंबाइन करें तो आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल विल बी आर फैक्टोरियल, और इन दोनों को कंबाइन करें, अगर ये दोनों को कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा? एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। सही है। ओके, क्या देखो, ये एन प्लस वन सी आर लिखा हुआ है, देख लो फॉर्मूला लगा के, एन प्लस वन का फैक्टोरियल न्यूमरेटर में आ गया, नीचे आर फैक्टोरियल और एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये प्रूफ हो गया, यही हमारा राइट हैंड साइड था। ठीक, तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को ऐड करने का फॉर्मूला हो गया। एग्जाम्पल इस पे और भी करेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट का टॉपिक चल रहा है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट में सबसे पहले हमने देखा बाइनोमियल कोफिशिएंट होता क्या है, एनसीआर, इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। ओके, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाता है। वैल्यू इसका पता ही होगा आपको, परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप पढ़ चुके हैं तो। इसको समझने का एक दूसरा भी तरीका हमने ये शॉर्टकट एक देख लिया इसको लिखने का। फिर आगे इसकी एनसीआर की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हैं हम लोग। पहली प्रॉपर्टी यही है कि एनसीआर कब डिफाइन होगा, उसके लिए ऊपर जो लिखा हुआ है एन, वो जीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, मतलब नेचुरल नंबर के लिए। नीचे जो आर लिखा हुआ है वो फ्रैक्शन तो वो भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, लेकिन जीरो हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये बोल दिया कि आर होल नंबर होना चाहिए और ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले से बड़ा रहना चाहिए और मैक्सिमम जो है बराबर हो सकता है आर के। तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर। ठीक है, तो आगे ये सब कुछ प्रॉपर्टी चल रही है। अच्छा, ये रह गया एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई अगर लिखा हो तो या तो x बराबर y हो जाएगा या n बराबर x प्लस वाई हो जाएगा। ये कैसे? देखो, एन सी एक्स बराबर, इसमें ये वाला फॉर्मूला अगर मैं डालूँ तो एन सी एन माइनस वाई बोल सकता हूँ। इसको कंपेयर किया, ऊपर n और n तो बराबर है ही, तो नीचे वालों को बराबर कर दो, x बराबर n माइनस वाई या फिर n बराबर x प्लस वाई आ गया। तो ये चीज़, और सीधे सीधे x और y बराबर हो गया, तो ये तो ऑब्वियस है। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी ये होगी। इसके आगे बाइनोमियल कोफिशिएंट, कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम हो गया। और फिर हम आए ये वाले फॉर्मूले के ऊपर। स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में इस फॉर्मूले का कोई बहुत खास यूज नहीं है। जब हम चैप्टर के एंड में एक चीज़ पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे, सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोफिशिएंट, सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो उनमें इन सब फॉर्मूले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अभी चूँकि मैं बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में बता रहा हूँ तो यहीं पर मैं ये फॉर्मूले बता देता हूँ। ओके, फॉर्मूले याद रखेंगे और इसका यूज फिलहाल हम लोग अभी बाद में करने वाले हैं। ठीक है, एक फार्मूला ये है और इसके नीचे एक और फार्मूला लिखा हुआ है। तो पहले चलो आ जाओ इसका प्रूफ देख लेते हैं। ओके, तो मैंने बोला इसको याद रखने का तरीका ऐसे याद रखो। अगर ये NCR है, NCR में कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है इनको एक एक, ये जो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, अगर मैं इसको बोलूँ, जो ऊपर लिखा है उसको सुपर स्क्रिप्ट, नीचे जो लिखा है उसको सब स्क्रिप्ट, तो कई बार क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है इसको एक एक कम करने की। ओके, तो ये कम करने वाला, एक एक कम करने वाला फार्मूला है, याद ऐसे रखना है। अगर NCR को मुझे n-1 CR-1 में कन्वर्ट करना है तो यहाँ R का मल्टीप्लाई कर दो और इधर n का, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। ये तरीका है याद करने का। सॉरी, ये प्रूफ तो हुआ नहीं, तो प्रूफ देख लो कैसे होगा। प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो, अपने आप फार्मूला लगाते जाओ, RHS के बराबर आ जाएगा। R इंटू NCR ये लिखा है, एक्सपेंड कर दिया मैंने, R इंटू n फैक्टोरियल अपॉन
आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब राइट हैंड साइड देख के मुझे ऑब्वियसली ये हिंट यहाँ से मिल रहा है कि n माइनस वन का फैक्टोरियल लेके आना है, तो r को r रहने दो, n फैक्टोरियल को n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल लिख लो। सही है। नीचे r माइनस वन का फैक्टोरियल लेके आना है, तो जो r फैक्टोरियल है उसको r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल लिख लिया। सही है। n माइनस आर फैक्टोरियल को ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसा करने से r और r कैंसिल हो गया, n अलग रखा हमने, और n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये जो चीज़ लिखी है यही तो है n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, फिर से दोबारा देख लो। याद ऐसे रखना है, n सी आर को कई बार मुझे ज़रूरत पड़ेगा एक एक कम करने का, n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो इधर r का मल्टीप्लाई किया और इधर n का, ये फार्मूला बन गया। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फिलहाल याद रखना है। यूज इसका सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोफिशिएंट जब पढ़ेंगे वहाँ पे आएगा। ये अगला जो फार्मूला है ये काम में आता है। कई बार NCR को हमें एक एक इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ जाती है, n प्लस वन सी आर प्लस वन के टर्म में लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसको इसके टर्म में कैसे लिखा जाए, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि यहाँ नीचे r प्लस वन का डिवाइड कर दो और यहाँ नीचे n प्लस वन का डिवाइड कर दो, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। पीछे क्या था, NCR को एक एक जब कम करना था, n माइनस वन सी आर माइनस वन, तो यहाँ r और यहाँ n का मल्टीप्लाई किए थे। इस वाले में मैं ये बोल रहा हूँ कि NCR को अगर तुम्हें बढ़ाना है, n प्लस वन सी आर प्लस वन करना है, तो इसमें डिवाइड नहीं, इसमें मल्टीप्लाई होगा। नीचे यहाँ r प्लस वन का और यहाँ नीचे n प्लस वन का, तब ये बराबर हो जाएंगे। ये याद रखने का मेथड हो गया। अब आ जाओ इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ इज क्वाइट सिंपल, बहुत आसान है। देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करा, NCR डिवाइडेड बाई r प्लस वन। NCR का फॉर्मूला लिख लिया हमने, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इसको और फर्दर हम r प्लस वन से डिवाइड कर रहे हैं, तो r प्लस वन यहाँ लिख लिया मैंने। ठीक, अब देखो यहाँ राइट हैंड साइड देख के हिंट मिलेगा कि r प्लस वन का फैक्टोरियल चाहिए, तो ये दोनों टर्म कंबाइन होकर तो अपने आप बन ही रहा है r प्लस वन का फैक्टोरियल। ठीक, दूसरी चीज़ कि डिनोमिनेटर में n प्लस वन भी चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर n प्लस वन का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, वैसे में क्या हुआ, ऊपर n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल बन गया, नीचे r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल बन गया, और n माइनस आर फैक्टोरियल को ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ नीचे वन अपॉन n प्लस वन ये बच गया। अब इसको देखो, तो क्या ये n प्लस वन का फैक्टोरियल लिखा है? बिल्कुल। इसकी बात करूँ अगर मैं r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल की, तो ये बिल्कुल ही समझ आ रहा होगा कि ये r प्लस वन फैक्टोरियल लिखा है। बाकी n माइनस आर फैक्टोरियल को ऐसे ही छोड़ दो, और इधर n प्लस वन डिवीजन में है ही। इतनी चीज़ अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, तो ये n प्लस वन से r प्लस वन लिखी है, और डिवाइड में क्या है, n प्लस वन। तो ये हो गया प्रूफ भाई। सही है। आ जाओ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अभी जो हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े उसके बेसिस पे। पहला एग्जांपल है 10C2R इज इक्वल टू 10CR प्लस 2। तो R का वैल्यू बताना है। अगर ऊपर ये दोनों बराबर हैं, तो एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि NCX बराबर NCY अगर है, तो इसका मतलब या तो x बराबर y होगा या फिर n बराबर x प्लस वाई होगा। मतलब ये दोनों को जोड़ के ऊपर जो लिखा है उसके बराबर। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला अगर मैं इधर अप्लाई करूँ ये वाले क्वेश्चन में, तो मैं बोलूँगा कि दो कंडीशन हो सकता है, या तो 2r बराबर r प्लस 2 हो जाए एक कंडीशन, या फिर नीचे जो है 2r और r प्लस 2 इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर हो जाए, 10 के बराबर। तो बस सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से 2r और ये r इधर आएगा माइनस, तो r बराबर 2। r का वैल्यू बताना था, एक आंसर तो आ गया r बराबर 2। और क्या बोल रहे हैं, या फिर इधर आया 3r प्लस 2 बराबर 10, 3r बराबर 8, या फिर r इज इक्वल टू 8/3। क्या ये पॉसिबल आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने r का वैल्यू 8/3 रखा,
2r का वैल्यू कितना हो जाएगा 16/3, और 16/3 क्या होल नंबर है? नहीं है। तो ये जो नीचे यहाँ लिखा रहता है ये तो होल नंबर होना चाहिए ना, बात समझ में आया? तो ये 8/3 रिजेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मिला, दैट इज r = 2। नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन इज अगेन सेम ही फॉर्मूला है, NC7 = NC6। दो कंडीशन में होता है, तो बताइए या तो ये जो नीचे लिखे हैं ये बराबर होने चाहिए, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि बराबर नहीं है, 7 = 6 तो होता नहीं है। तो और क्या हो सकता है? इसका मतलब कि ये जो दोनों का सम है वो किसके बराबर हो जाए? n के बराबर। तो यहाँ से n का वैल्यू मिल जाता है हमें 13। अब उसके बाद फिर हमें बोला कि भैया आप NC2 बता दो, तो NC2 का मतलब 13C2 है ना, क्योंकि n का वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 13 के इक्वल। अब 13C2 लिखने का शॉर्टकट मेथड क्या बताया मैंने कि नीचे 2 फैक्टोरियल और ऊपर 13 से स्टार्ट करके 2 टर्म। 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, तो 12/2 हो गया 6, और 13 × 6 हो गया 78। ओके, फेयर इनफ। मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ 50C40, 49C40, 48C40, कहाँ तक जा रहा है? 40C40 तक। ओके, देखते हैं भैया सल्यूशन। चलो उल्टा लिख लेता हूँ मैं। 40C40 है, देखो ये 50, 49, 48 एक कम होते जा रहा है ना, तो इसके पीछे क्या रहा होगा? 41C40 रहा होगा। एक और लिख लेता हूँ 41C40, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ये 48C40, 49C40, आखिरी में 50C40 तक आ गया। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करने का एक मेथड ये है कि कैलकुलेटर लेके बैठें। 40C40 तो चलो सिंपल है, 40C40 बड़े आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अब जैसे ये वाली चीज़ कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, तो ये तो काफ़ी मुश्किल है। फार्मूला लगाओ तो 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 40 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, तो बहुत ही लंबा जाएगा ये तो। 48, 47, 46 ऐसे, ये ऐसे तो कैलकुलेट करने से रहे हम लोग बिना कैलकुलेटर के। तो डेफिनेटली वो जो सीधा सीधा मेथड है कि एक एक सबका हर टर्म का अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करके और तब सबको जोड़ा जाए, तो वो तो काम में आएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा। अच्छा, जो हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा था कंजिक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट का, उसमें तो क्या था कि ये जो ऊपर वाले टर्म लिखे हैं सब सुपर स्क्रिप्ट जो होता है, जो ऊपर लिखा रहता है, वो अगर सेम है, जैसे ऐसा फार्मूला था NCR + NCR-1, तो वो ऊपर एक बढ़ जाता था और नीचे जो बड़ा है वो आ जाता था। बट ऐसा तो यहाँ पे है नहीं। तो अगर ऐसा नहीं है तो देखें कुछ मैनिपुलेशन करके क्या कुछ हम लोग इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ ये वाला फार्मूला लग जाए। ठीक है, ये सोचना है मुझे। जैसे यहाँ 41 है, अगर यहाँ 41 होता तो कहीं ना कहीं वो वाला फार्मूला लग जाता, कंजिक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट वाला। तो अगर हम ध्यान से देखें 40C40 का वैल्यू कितना होगा? 1, क्योंकि हमने पढ़ा था NCN = 1 होता है। अब ये जो 1 है इसको तो मैं 41C41 भी तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं तुमसे पूछूं 41C41 का क्या वैल्यू होगा, तो 1 ही तो बोलोगे। तो अब यही जुगाड़ लगाना है यहाँ पे। ये एक मैनिपुलेशन है छोटा सा, बाकी आगे बड़ा आसान हो जाएगा। तो जो ट्रिकी बात है वो यही है कि इस टर्म को मैंने 41C41 बोल दिया और आगे बाकी सारा कुछ वैसे ही लिख लो। ओके, अब देखो पहले दो टर्म में क्या वो कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला लग पा रहा है क्या? इन दो टर्म में क्या बोलते थे, अगर ऊपर दोनों सेम हो तो एक बढ़ जाता है वो 42 और नीचे जो बड़ा है वो आ जाता है। सही है। अब सोचो इसके आगे कौन सा टर्म लिखा होगा यहाँ पे, क्योंकि एक एक तो ऊपर बढ़ रहा था ना, 42C40 ही तो लिखा होगा। तो 42C40 और ऐसे ही आगे। ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुमको समझ आ जाएगा। तो पूरा अभी तुम ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, है ना। अब फिर से देखो तो एक बार फिर से वो सेम फार्मूला वही इन दोनों टर्म में भी लग रहा है। ऊपर अभी क्या है, दोनों सेम है तो बढ़ गया एक 43 और नीचे जो 40 और 41 में से जो बड़ा है।
तो ये समझ आ रहा है, अब ये इसके अगले वाले टर्म के साथ कंबाइन हो जाएगा, सही है। तो ये बार बार कंबाइन होते रहेगा, और तुम देखो जब भी दो टर्म कंबाइन हो रहे हैं, नीचे जो है वो 41 ही रह रहा है। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ जो होगा, इसके साथ जो टर्म कंबाइन होने आएगा वो रहेगा 49C41, और ये दोनों लोग आपस में कंबाइन करके बनाएंगे 50C41, और लास्ट में लिखा है 50C, सॉरी ये 50 नहीं है, ये 40 है, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो है वो बन जाएगा 51C41, ये आंसर हो गया, ठीक। अब इसी चीज़ को हम लोग एक फॉर्मूले के जैसा ही बना सकते हैं। अभी ये जो सेम क्वेश्चन था ऊपर, इसी चीज़ को अगर जनरलाइज कर दिया जाए, देखो अगले क्वेश्चन में मैंने इसको जनरलाइज कर दिया। मैंने ये बोला कि NCR प्लस ऊपर एक कम हो रहा है n-1CR प्लस n-2CR, ऐसे कहाँ तक जाए, RCR तक, ये जो नीचे लिखा है वहीं तक, RCR तक। तो फाइनल आंसर क्या आया, देखो ये जो पहला टर्म था NCR, दोनों में से एक एक बढ़ गया, n+1CR+1 ही हो गया। पहला टर्म क्या था यहाँ पे 50C40 था ना, तो फाइनल आंसर देख लो 51C41, ठीक है। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, या इसको आइडेंटिटी की तरीके से भी याद रख सकते हो, ओके। प्रूफ इसका बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जो गिवन है इसको उल्टा करके लिख लेंगे ऐसे, RCR फिर R+1 CR ऐसे करके लास्ट में n-2CR प्लस n-1CR प्लस NCR ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। अब बस इसको तुम R+1CR+1 लिख लो, फिर ये दोनों आपस में कंबाइन होने लगेंगे। कंबाइन होके ये देगा तुम्हें R+2, ऊपर वाला एक बढ़ गया और नीचे बड़ा वाला, तो बड़ा वाला मतलब R+1, R और R+1 में कौन बड़ा है, R+1 बड़ा है। फिर ये इसके अगले वाले से कंबाइन होगा, नीचे हमेशा R+1 रहेगा और ऊपर एक एक बढ़ते जाएगा। जब लास्ट में इसके साथ कंबाइन होने आएगा तो ऊपर एक बढ़ जाएगा n+1, और नीचे तो R+1 ही रह रहा है हमेशा। तो आई होप समझ आ गया आपको। बिल्कुल तीसरा और चौथा क्वेश्चन एक ही जैसा है, अंतर थोड़ा सा यही है कि चौथा क्वेश्चन जनरल है, n और R के टर्म में है, थर्ड क्वेश्चन पर्टिकुलर नंबर्स है वहाँ पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, फिफ्थ क्वेश्चन है 2nc3 अपॉन nc3, इसका वैल्यू दे रखा है 2nc3 अपॉन nc3 इक्वल टू 11/1, तो n का वैल्यू बताना है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 2nc3 का मतलब हुआ 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई nc3 का मतलब हो गया ये चीज़ इक्वल टू आया 11/1। 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 11। ये बस 2n फैक्टोरियल को 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3 2n माइनस 2 सॉरी 2n माइनस 2 और फिर 2n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख लिया हमने, नीचे 2n माइनस 3 लिखा है, और n माइनस 3 फैक्टोरियल तो यहाँ है, इसको फिर मैंने बोल दिया n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर 1। ओके, कुछ टर्म कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये कैंसिल हुआ और इधर ये कैंसिल हुआ, फैक्टोरियल पूरा गायब हो गया। अब क्या रह गया 2n इंटू 2n माइनस 1, इस 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन निकाल लें तो n माइनस 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इक्वल टू कितना 11। n माइनस 1 भी कैंसिल हो गया, n भी कैंसिल हो गया, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया। ऊपर 2 इंटू 2 4 इंटू 2n माइनस 1 और नीचे n माइनस 2 है जो उधर क्रॉस चला गया, ठीक है। तो 8n माइनस 4 इक्वल टू 11n माइनस 22
इधर 3n बचा और यहाँ पे 18, तो n बराबर हो गया 6। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इस वाले लेक्चर में हमने सीखा बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, क्या फॉर्मूला है उसका, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। उसकी कुछ प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने क्वेश्चन भी किए। 2 और भी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी जिनके बेसिस पे फ़िलहाल अभी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया है। ओके, ये दोनों प्रॉपर्टी, ये वाली और ये वाली, बट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना है। प्रूफ बता दिया गया है तुम्हें। ओके, और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को इन्वॉल्व करने वाली जब सीरीज हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। You can also like and subscribe the video and comment if you are facing any trouble or doubts. Okay, thank you.